Hello friends, please do like and share my video and press the subscribe button to see more videos. Thank you. Yes student, today we are going to start the second part of history lesson number 1 and the name of the part is Making of Nationalism in Europe. स्टूडेंट्स आज ही इस पार्ट में हम करेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ। नेशनलिज्म मीन्स जब हम अपने देश से कंसर्न्ड हो जाते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं, तो यूरोप के अंदर ये नेशनलिज्म की स्पिरिट कैसे आई। नेशनलिज्म यूरोप में कैसे शुरू आया। टिल मिड 18th सेंचुरी यूरोप के अंदर कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तक पूरे यूरोप के अंदर मोनार्की सिस्टम था स्टूडेंट्स। और मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि जो राजा होता है वो आसपास की टेरिटरीज को कैप्चर करके अपने ही एम्पायर का पार्ट बना लेता है। तो उस कंडीशन में उसने जिस टेरिटरी को कैप्चर किया है वो सारे के सारे एरिया उसके एम्पायर का पार्ट बनते जाते हैं। तो पर्टिकुलर एक मोनार्क के अंडर हम कोई भी बाउंड्री नहीं बना सकते कि उसका कितना बड़ा एम्पायर है। तो 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थी। जब ये नेशन स्टेट नहीं थी उस टाइम पर यूरोप की सोसाइटी कैसे बनी हुई थी। हाउ द सोसाइटी ऑफ यूरोप वाज डिवाइडेड। पर्टिकुलरली जो यूरोप की सोसाइटी थी बेसिकली ये पहले दो पार्ट में डिवाइड थी स्टूडेंट्स, जिसमें से पहला पार्ट हम करेंगे एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी यानी कि रिच पीपल, जो सबसे अमीर पार्ट था यूरोपियन सोसाइटी का। अब ये जो एरिस्टोक्रेट हैं, रिच पीपल हैं, ये कौन थे। देवर द हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स। नंबर 2, लेस पॉपुलेशन थी इनकी, क्योंकि जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा कंट्री के अंदर एसेट होते हैं उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कम होती है। थर्ड इनका फीचर था दैट दीज आर द डोमिनेटिंग क्लास, मतलब इनका अपनी सोसाइटी के अंदर पूरा इन्फ्लुएंस था। और लास्ट में है इनके पास ये सारी प्रिविलेजेस थी कि इनके पास सारे राइट्स थे। राइट्स इन द सेंस जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट राइट इनके पास ये था कि इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो ये एरिस्टोक्रेसी के 4 मेन फीचर थे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, एरिस्टोक्रेसी यानी कि रिच पीपल जिसमें हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, वो डोमिनेटिंग थे, मीन सोसाइटी में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और लास्ट इनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स थे। यूरोपियन सोसाइटी का सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, दे आर द पीजेंट्री। पीजेंट्री यानी कि फार्मर्स। अब ये फार्मर्स के हमने मेन फीचर्स क्या करने हैं, दैट दे आर द लो क्लास लैंडलेस पीपल। बहुत गरीब थे, ज़मीनें नहीं थी इनके पास, तो ये ऑलमोस्ट इन्हीं रिच लोगों की ज़मीन के ऊपर टेनेंट्स का काम करते थे। बट इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और लास्ट इनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे। और इनके ऊपर एक सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि यूरोपियन सोसाइटी के अंदर सारे के सारे टैक्सेस इन्हीं फार्मर्स को, पीजेंट्री को या पुअर लोगों को पे करने पड़ते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे जैसे यूरोप सोसाइटी डेवलप हुई। अब डेवलप कैसे हुई, जैसे जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई, उसी टाइम वहाँ पर एक नई क्लास एमर्ज हुई स्टूडेंट, ड्यू टू द डेवलपमेंट और वी कैन से ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक नई मिडिल क्लास इस्टेब्लिश हुई जिसे हम बोलते हैं मिडिल क्लास, और वी कैन से इट अ न्यू मिडिल क्लास। स्टूडेंट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू हैव टू लर्न इट। अब न्यू मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं। अब ऑलमोस्ट न्यू मिडिल क्लास जो है ये डेवलपमेंट की वजह से आई, तो इसमें सारे एजुकेटेड पॉपुलेशन थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, टीचर्स भी थे, स्कॉलर्स भी आते हैं, फिलोसोफर्स भी आते हैं। बट इन मिडिल क्लास लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये लोग सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे, इसलिए इनको लिबरल नेशनलिस्ट भी बोला जाता है। ये स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि ड्यू टू सम डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोपियन सोसाइटी में एक नई क्लास एमर्ज हुई, दैट इज कॉल्ड द मिडिल क्लास, और वी कैन से इट अ न्यू मिडिल क्लास। इस न्यू मिडिल क्लास में स्टूडेंट्स सभी एजुकेटेड पॉपुलेशन थी, जिसमें टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास थी ये बहुत इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, इसीलिए इनको लिबरल नेशनलिस्ट भी कहा गया था।
और इन्होंने ही आवाज़ उठाई थी स्टूडेंट्स कि इनको यूरोपियन सोसाइटी के अंदर कुछ एक चेंजेस चाहिए। अब ये चेंजेस कौन कौन सी इनको चाहिए थी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप प्लीज़ अपनी नोटबुक पर और अपनी बुक के इसी सेकंड पार्ट के ऊपर पेंसिल से लिख सकते हो कि ये मिडिल क्लास ने कौन कौन सी नई पॉइंट्स या जो सोसाइटी में ये चेंजेस चाहते थे, तो किस तरह की चेंजेस ये चाहते थे। सबसे पहले स्टूडेंट्स इन पॉइंट आप नोट कर लो दैट दे वांटेड द इंडिविजुअल फ्रीडम, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी में एरिस्टोक्रेट्स के पास तो सारे राइट्स थे, पीजेंट्री के पास नहीं थे। तो इसके साथ साथ इनका सबसे पहला पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम। ये इनका पहली डिमांड थी। किसकी डिमांड थी ये, मिडिल क्लास की। एंड द सेकेंड डिमांड, दे डिमांडेड स्टूडेंट्स, दे डिमांडेड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स इनको सोसाइटी में सबको बराबर, कानून के सामने सभी इक्वल हैं, ये इनकी नेक्स्ट डिमांड थी। चाहे वो अरिस्टोक्रेट यानी कि रिच पीपल हों, चाहे वो फार्मर्स हों, उनकी डिमांड थी कि सभी के सभी लोग लॉ के सामने बराबर होने चाहिए। और इनकी जो थर्ड डिमांड थी स्टूडेंट्स मिडिल क्लास की, उनकी डिमांड थी दैट गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट मीन्स हमारी मर्जी की होनी चाहिए सरकार। अब अपनी मर्जी की सरकार कैसे होती है स्टूडेंट्स, जब हम वोटिंग की डिमांड करते हैं। तो मिडिल क्लास की ये तीन डिमांड थी, पहली इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, और थर्ड इनकी डिमांड थी गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अभी हमने किया था, मिडिल क्लास लोगों ने अपनी तीन डिमांड रखी थी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इसी मिडिल क्लास ने स्टूडेंट्स, जो इंटेलिजेंट यानी कि जो एजुकेटेड पॉपुलेशन थी, इन्होंने एक और डिमांड इन द सेंस इन्होंने एक नई चेंज लेकर आई यूरोपियन सोसाइटी में। और वो चेंज क्या थी स्टूडेंट्स, द चेंज इज द ज़ोल्वेरिन। अब ये ज़ोल्वेरिन क्या है स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू हैव टू लर्न। ज़ोल्वेरिन क्या है, फर्स्ट दिस इज अ कस्टम यूनियन स्टूडेंट्स which is established in 1834। और ज़ोल्वेरिन के अंदर उन्होंने कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट चेंजेस करी मिडिल क्लास ने। द वेरी फर्स्ट, एबॉलिश द टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर इन द सेंस, जो भी वो अपनी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर उनको जो भी कस्टम ड्यूटीज़ या टैक्स पे करने पड़ते थे, वो सब के सब ज़ोल्वेरिन यानी कस्टम यूनियन के अंदर हटा दिए गए। एंड थर्ड, they even abolished the 28 और 30 करेंसी। इट मीन्स यूरोप के अंदर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसीज थी। तो मिडिल क्लास लोगों ने ज़ोल्वेरिन की जब इस्टेब्लिशमेंट करी, तो उन्होंने पूरे यूरोप के अंदर 28 से 30 ऐसी करेंसीज थी जिनको टोटली बंद कर दिया गया। इट मीन्स पूरे यूरोप के अंदर उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लानी शुरू करी। और ये स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी है जो आपको लर्न करना है। और इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स मैंने नीचे तीनों डिमांड भी लिख दी हैं जो मिडिल क्लास लोगों ने रखी थी, जैसे कि हमने पीछे किया, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये स्टूडेंट्स अभी हमने किया था कि यूरोप की सोसाइटी जो थी वो इम्पॉर्टेंट, उसमें जो हमने मेन सोसाइटी का स्ट्रक्चर किया था एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा हमने किया था पीजेंट्री। बट पीजेंट्री के साथ साथ स्टूडेंट हमने एक और क्लास वहाँ पर नहीं करी थी, क्या नाम था उसका, मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास लोगों ने, जिनको हमने लिबरल नेशनलिस्ट भी कहा था, और वो सोसाइटी में कुछ एक चेंजेस भी लाना चाहते थे, जो चेंजेस हमने करी थी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। बट स्टूडेंट्स किसी भी सोसाइटी के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो सोसाइटी को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहते हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वो वैसे वैसे अपनी सोसाइटी में नई नई डेवलपमेंट लाना चाहते हैं।
बट दूसरी तरफ उसी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पुराने कस्टम ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहते और उसी सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। तो ऐसा यूरोप के अंदर भी हुआ। अगर वहाँ पर मिडिल क्लास डेवलप हुई तो उसके साथ साथ वहाँ एक दूसरा ग्रुप भी था जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव के अंदर स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट ध्यान से याद रखना है और इसको नोट भी कर लो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपको। तो उसमें क्या था कि ये जो कंजर्वेटिव्स थे, जिसमें यूरोप के अंदर मेन कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ कौन सी थी, जैसे कि रशिया है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया है, इनको हम कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सभी कंट्रीज़ के अंदर मोनार्की सिस्टम था। तो इनके अंदर क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें लर्न करना है स्टूडेंट्स? इसमें क्या था स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये टॉपिक करने से पहले एक बात याद रखनी है कि यूरोप के अंदर 1815 में, स्टूडेंट्स मैं ईयर फिर से बोल रही हूँ, 1815 में इन तीनों कंट्रीज़ ने, रशिया, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया, जिनको हम कंजर्वेटिव कंट्रीज़ भी बोलते हैं, इन्होंने एक न्यू कंजर्वेशन सोसाइटी बनाई जिसको 1815 के बाद इस्टेब्लिश किया गया। अब ये 1815 जो है इम्पॉर्टेंट डेट क्यों है? क्योंकि इसी डेट को नेपोलियन को हराया गया था बैटल ऑफ वाटरलू में। अब बैटल ऑफ वाटरलू में जब उनको हराया गया तो उन्होंने एक ट्रीटी भी साइन करी थी स्टूडेंट्स, ट्रीटी ऑफ वियना, जिसे हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में भी करेंगे। तो ये जो कंजर्वेटिव्स हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अपना पुराना मोनार्की सिस्टम था नेपोलियन के हारने के बाद, इन्होंने जो है अपनी पुरानी ट्रेडिशन, कस्टम, इंस्टीट्यूशन को दोबारा प्रिजर्व करना चाहते थे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दे वांटेड टू प्रिजर्व एंशिएंट कस्टम। एंशिएंट मीन्स पुराना ट्रेडिशन, कस्टम, इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशन को ये संभाल कर रखना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम दी जाए, सभी को इक्वलिटी का राइट दिया जाए, या गवर्नमेंट लोगों की कंसेंट से बननी चाहिए। तो इन्होंने क्या नई नई चेंजेस लेकर आए, जिसमें उन्होंने मिडिल क्लास लोगों की जो न्यू डेवलपमेंट थी उनको रिजेक्ट किया। तो इनका मेन किस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट था? इम्पोज्ड सेंसरशिप ऑन द न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में ऐसी कोई भी न्यूज़ प्रिंट नहीं होनी चाहिए जिससे जब तक मोनार्क अपना कंसेंट ना दे दे। सिर्फ न्यूज़पेपर के ऊपर ही नहीं स्टूडेंट, उन्होंने बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स, जहाँ जहाँ भी लिबर्टी यानी कि फ्रीडम का आइडिया रिफ्लेक्ट होता था, उन सभी मटेरियल के ऊपर उन्होंने सेंसरशिप यानी कि किंग या मोनार्क की परमिशन के बिना कोई भी ऐसा आर्टिकल पब्लिश नहीं हो सकता। इवन दे वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन्स जो मोनार्क है अपनी विल से, अपनी विश से रूल करता है, उसके लिए कोई पार्लियामेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। इवन दे डिड नॉट टॉलरेट द रिलीजन एंड नेवर क्वेश्चनिंग अबाउट द गवर्नमेंट। राजा जो करेगा हर किसी को वो चीज़ एक्सेप्टेबल होगी। दैट इज कॉल्ड द न्यू कंजर्वेशन विच इज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1850। Yes student, this is our third part of the lesson number 1 and the name of the part is the age of revolution 1930 to 1948। बट इसमें हमने ये करना है कि इसे 1930 से 48 यानी कि 18 ईयर्स के टाइम पीरियड को एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहा गया। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि लोग रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार हो गए। रेवोल्यूशन मीन्स जब हम स्पॉन्टेनियस एकदम से चेंज चाहते हैं, ड्रास्टिक चेंज, जब कंट्री का टोटल सिस्टम हम एकदम से चेंज कर दें, हम उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो यूरोप के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 1930 से 48 तक के पीरियड को हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा। तो स्टूडेंट्स उसमें हम सबसे पहले करेंगे कि यूरोप के अंदर ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस थे जिसको लेकर ये रेवोल्यूशन की एज स्टार्ट हुई। 1830 years of great hardship. Student, this is very important question under the 3 marks. 1830 के टाइम पीरियड को यूरोप के अंदर ग्रेट हार्डशिप यानी कि मुश्किलों वाला साल क्यों कहा गया। अब इसके अंदर कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ एक हार्डशिप आपको स्टूडेंट्स लर्न करनी है जो यूरोप के लोगों को फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहले उनकी मुश्किल क्या थी कि यूरोप के अंदर पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही थी। उसका रीज़न क्या था स्टूडेंट्स? यूरोप के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत इस्टेब्लिश हो गई थी।
और इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आसपास के जो रूरल एरिया से वर्कर्स थे या पुअर क्लास थी वो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आने लगी, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई। और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई वैसे वैसे लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। नेक्स्ट, मास माइग्रेशन मैंने अभी स्टूडेंट्स कहा कि वर्कर्स इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करने लगे। एंड तीसरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और हमारे प्रोडक्शन कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस हाई हो जाती हैं ज़रूरी चीज़ों के लिए। और हमारी पॉपुलेशन का सबसे पहली ज़रूरत क्या थी, फूड, और यही हुआ, फूड के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे। एंड द लास्ट वन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोसाइटी के ऊपर, लोकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ने लग गया। इवन इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो वहाँ पर कुछ एक और हार्डशिप आपको करनी है वो क्या है, लाइक धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ, जो हार्डशिप के अंदर है, हंगर डेवलप हुई, क्योंकि वहाँ पर फूड के प्राइजेस स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो लोगों में हंगर, खाना नहीं था तो लोग भूखे मरने लगे। और इसके साथ साथ ही, हंगर के साथ साथ ही, वहाँ पर जब लोगों के पास खाना नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर वेजेस कम थे और वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, तो लोगों के अंदर क्या हुआ कि लोग जो थे वो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड भी होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके पास वेजेस कम थी, उनकी फिजिकल हेल्थ इतनी ज़्यादा नहीं थी, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, वेजेस कम थे, तो धीरे धीरे ऐसे वर्कर्स को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। ये स्टूडेंट्स, अब हमने करना है कि जो हमने अभी करा है, एज ऑफ हार्डशिप 1830, दैट इज़ द पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप। जब लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, हंगर को, अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉपुलेशन इंक्रीज को और फूड प्राइजेस हाई की वजह से, तो लोग जब डिससेटिस्फाइड थे अपने मोनार्की सिस्टम से, क्योंकि हमने अभी किया 1850 में नेपोलियन के हारने के बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद वहाँ पर फिर से जब कंजर्वेटिव्स ने अपना वहाँ पर इम्प्रेशन डालना शुरू कर दिया, तो 1930 टू 48 में फिर से रेवोल्यूशन स्टार्ट होनी शुरू हो गई। अब 1830 के टाइम पीरियड, 1830 से लेकर 48 के टाइम पीरियड को हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यूरोप के अंदर अलग अलग कंट्रीज में रेवोल्यूशन हुई। किस लिए, क्योंकि दे वांटेड टू चेंज देयर सोसाइटी फ्रॉम मोनार्की सिस्टम टू द डेमोक्रेटिक सेटअप। तो इसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हम करेंगे रेवोल्यूशन इन फ्रांस। जो सबसे पहली रेवोल्यूशन हुई फ्रांस में इन जुलाई 1830, जहाँ पर फिर से स्टूडेंट्स बॉर्बन किंग को वहाँ से ओवरथ्रो हटा दिया गया और वहाँ पर फिर से लिबरल नेशनलिस्ट आए जिन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप किया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, फ्रांस के अंदर आपने एक और चीज़ करनी है कि बॉर्बन सोसाइटी को जैसे ही, मतलब यहाँ पर जैसे ही पुराने मोनार्की सिस्टम को ओवरथ्रो हटा दिया गया, तो वहाँ पर मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन की सेटअप हुई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या होता है कि जिसमें मोनार्क यानी कि राजा सिर्फ नॉमिनल हो जाता है नाम के लिए, अदरवाइज सारी की सारी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास चली जाती है। तो फ्रांस में एज ऑफ रेवोल्यूशन में जो सबसे पहली रेवोल्यूशन फ्रांस में हुई, उसमें आपने ये दो चेंजेस करनी है स्टूडेंट्स। पहले वहाँ पर मोनार्की सिस्टम ओवरथ्रो खत्म कर दिया गया। नंबर 2, वहाँ पर मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हुआ, जहाँ पर पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास थी और मोनार्क नॉमिनल था। नेक्स्ट स्टूडेंट, यूरोप के अंदर जो सेकंड आपने रेवोल्यूशन करनी है, दैट वाज हेल्ड इन बेल्जियम। बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जो यूनाइटेड किंगडम के नीदरलैंड का ही एक पार्ट था। बेल्जियम में भी एक रेवोल्यूशन हुई जिसमें उन्होंने मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया और अपना वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप किया। थर्ड रेवोल्यूशन हमने स्टूडेंट करनी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट, एंड दैट रेवोल्यूशन हेल्ड इन ग्रीक। ग्रीक की अंदर आपने ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो साइन करेगी 1832 में,
जिसके अंडर ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। और नेक्स्ट रेवोल्यूशन दैट वाज हेल्ड इन 1831 इन रशिया। रशिया के अंदर क्या था? रशिया वॉज क्रश्ड बाय पोलैंड इन एन आर्म्ड रेबिलियन। पोलैंड जो कि रशिया के साथ ही एक नेबरिंग कंट्री थी, और वहाँ पर भी रशिया में भी मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया गया। पोलैंड की तरफ से आर्मी में एक रिवोल्ट हुआ। इस रिवोल्ट की वजह से रशिया का भी डेमोक्रेटिक सेटअप इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट आता है 1848 में इन फ्रांस अंडर ए रिवोल्ट अगेंस्ट लुई फिलिप अ नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड। 1848 में फ्रांस में एक बार फिर से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ स्टूडेंट, जिसमें लुइस फिलिप के अगेंस्ट एक नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन हुई। जैसे कि पार्लियामेंट होती है स्टूडेंट, वैसे ही फ्रांस में सारी की सारी पावर जो थी वो नेशनल असेंबली को दे दी गई। एंड द लास्ट स्टूडेंट्स 1848 में सिलेसिया वीवर्स led a revolt against contractor who reduced their payments। 1848 में स्टूडेंट्स सिलेसिया में, जो कि यूरोप की ही एक कंट्री है, जहाँ पर वीवर्स बुनकरों ने एक रिवोल्ट किया अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, ताकि उनकी जो पेमेंट कम करी गई थी वो उनकी पेमेंट या उनकी वेजेस को फिर से रेज किया जाए। तो इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स आपको 6 रेवोल्यूशन दी गई हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू लर्न मेन 3। फर्स्ट France, then Belgium, and then Greek. These 3 are very important.